तो लास्ट क्लास में हमने थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा। 3 प्रोसेस हमने पढ़े थे, ब्रीफली उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस या आइसोमेट्रिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो पी बाय टी कांस्टेंट होगा, इसको गेल-यूसेक्स लॉ भी बोलते हैं। और वॉल्यूम कांस्टेंट है इसलिए डेल्टा वी जीरो होगा, लेकिन डेल्टा वी जीरो हो तो जरूरी नहीं है आइसोकोरिक प्रोसेस हो। इंडिकेटर डायग्राम अगर बनाएंगे तो कहीं भी वॉल्यूम आ रहा होगा तो वॉल्यूम के परपेंडिकुलर लाइन आ जाएगी, और पीटी ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आ जाएगी। वर्क डन बाय गैस जीरो हो जाता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एफ बाय टू एन आर डेल्टा टी ये हो जाती है। देन हमने आइसोबैरिक प्रोसेस पढ़ा था। आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है यानी कि V बाय टी कांस्टेंट हो जाएगा। इसका इंडिकेटर डायग्राम बनाएंगे तो अगर प्रेशर भी आ रहा होगा ग्राफ में तो प्रेशर वाली एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन आ जाएगी, और वॉल्यूम टाइम ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आ जाएगा। वर्क डन किसमें देखते हैं तो P डेल्टा V आ जाता है, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज NR डेल्टा टी। ध्यान रखना है ये सिर्फ आइसोबैरिक के लिए ऐसा लिख सकते हैं ना। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो वही होती है F बाय टू NR डेल्टा टी, लेकिन NR डेल्टा टी को हम वर्क से रिप्लेस कर सकते हैं, तो इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस हो गया। देन उसके बाद हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की। तो आइसोथर्मल का मतलब है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है इसको बॉयल्स लॉ भी बोला जाता है। तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा, तो प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है। टेम्परेचर प्रेशर या टेम्परेचर वॉल्यूम बनाएंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन आ जाएगी इस तरह से। वर्क डन हमने देखा था एन आर टी एल एन, वी फाइनल बाय वी इनिशियल आ जाता है, या एल एन को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 एन आर टी लॉग वी फाइनल बाय वी इनिशियल आ जाता है। वी फाइनल बाय वी इनिशियल की जगह और क्या लिख सकते हैं? क्या? P initial by P final। हाँ, पी इनिशियल बाय पी फाइनल, क्योंकि पीवी कांस्टेंट होता है तो पी इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल हो जाएगा। और क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो जीरो हो जाती है। इंटरनल एनर्जी नहीं, ध्यान, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू बिकम्स जीरो। तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब हम आगे चलते हैं। साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? तो साइक्लिक प्रोसेस वो होता है जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होती है। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होती है जिस प्रोसेस को बोला जाता है साइक्लिक प्रोसेस। जैसे मान लो अगर हम पीवी ग्राफ की बात करते हैं, हम एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक गए और वापस लौटकर बी से ए तक आ गए, तो ये साइक्लिक प्रोसेस हो सकता है। ए से बी गए और बी से ए तक वापस आए। अच्छा, ए बी में कैसा वर्क होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ए से बी जाने में कैसा वर्क होगा? पॉजिटिव या पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। और बी से ए आने में नेगेटिव। 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 वेरी गुड। ठीक है, तो ए से बी जाने में जो वर्क हुआ, हम ये एरिया से बता सकते हैं कि भाई इस ग्राफ और वॉल्यूम एक्सिस का जो एरिया है ये वर्क हो गया ए से बी में, पॉजिटिव वाला, ये जो मैंने ब्लैक शेड किया है ये। और बी से ए आने में भी यही वाला एरिया आएगा, वापस आने में जितना वर्क हुआ। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? जीरो। जीरो। तो वर्क डन इन ए बी ए, जो कि एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया, कितना हो गया? जीरो। ठीक है, चलो ये एक केस हुआ। एक और केस लेते हैं। मान लो ये प्रेशर वॉल्यूम एक्सिस हो गई और हम ए से बी गए ऐसे, तो कितना कैसा वर्क होगा ए बी में? पॉजिटिव। पॉजिटिव।
पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, इसको और ये हम ऐसे ये एरिया पूरा पॉजिटिव वर्क का मान सकते हैं। अब हम बी से ए आए लेकिन इस तरह से आए, तो बी से ए में कैसा वर्क होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। तो ए से बी जाने में जितना हुआ था उतना होगा या उससे कम होगा? कम होगा शायद। कम होगा। सर उससे ज्यादा होगा। एरिया देखेंगे ना अपन उस कर्व और वॉल्यूम एक्सिस का एरिया देखते हैं, तो ये वाला एरिया देखना पड़ेगा जो मैं ग्रीन कलर से शेड कर रहा हूं। तो वर्क नेगेटिव वाला वर्क कम हुआ या ज्यादा हुआ? कम हुआ। कम हुआ। तो नेट वर्क डन कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव आ जाएगा, और हम बोल सकते हैं ये जो एरिया आएगा इस साइकिल के उसके अंदर आ जाएगा। समझ आ रहा है भाई? ए बी में पूरा एरिया आया था, बीए में नीचे वाला एरिया आया, पॉजिटिव में पूरा एरिया था, नेगेटिव में नीचे वाला। जब ऐड करेंगे तो ये जो कॉमन पार्ट है तो कैंसिल हो जाएगा ना। यस सर। बचेगा सिर्फ ये वाला पार्ट। यस सर। ठीक है, चलो ऐसे ही एक और चीज करते हैं। मान लो ये हमने एक वीपी ग्राफ बनाया। अब हम ऐसे, जो जरूरी दो ही प्रोसेस हो, कितने भी प्रोसेस हो सकते हैं साइक्लिक प्रोसेस में। ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ए गए। अच्छा, ए बी कैसा प्रोसेस होगा यहाँ पे? पॉजिटिव। नहीं, प्रोसेस नहीं सर। ए बी का नाम क्या बोलेंगे हम? जो हमने कल नाम पढ़े थे उसमें से कोई वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। वॉल्यूम कांस्टेंट क्या बोलते हैं उसको? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक। ए बी आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ए बी में कितना वर्क होगा? 0। 0 हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही है। अब एरिया इधर नहीं लेना, प्रेशर एक्सिस पे ध्यान रखना, वॉल्यूम एक्सिस पे। बीसी कैसा प्रोसेस है? नेगेटिव वर्क डन वर्क डन और प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट क्या बोलेंगे उसको? आइसोबैरिक। आइसोबैरिक। तो बीसी में आइसोबैरिक प्रोसेस। और बीसी का जब हम वर्क डन लिखेंगे तो ये वाला एरिया लेना है हमें वॉल्यूम एक्सिस के साथ पूरा। ध्यान रखना है वॉल्यूम एक्सिस एरिया लेना, ये पूरा एरिया वर्क डन आ जाएगा। तो वर्क डन इन बीसी इज पॉजिटिव। अच्छा, सीडी कैसा प्रोसेस हो जाएगा? सीडी कैसा प्रोसेस है? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक ही है वो भी, है ना। तो उसमें वर्क डन 0 हो गया। एंड डी ए नेगेटिव। ठीक है, बीसी में नेगेटिव वर्क आएगा। सॉरी, बीसी में नेगेटिव आएगा। तुम लोगों ने नेगेटिव बोला था पॉजिटिव बोला था? नेगेटिव बोला। नेगेटिव बोला था, मैंने गलती कर दी। नेगेटिव क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है बीसी। डीए में कैसा आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। इतना पार्ट आएगा ये वाला। तो ओवरऑल पूरी साइकिल का वर्क कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर है क्या? क्या आ जाएगा बताओ? नेगेटिव आ जाएगा ना। नेगेटिव वाला ज्यादा है। नेगेटिव इतना सारा था, पॉजिटिव इतना है, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, इतना बच गया और आएगा एरिया अंडर दी साइकिल के बराबर ही। यस। तो देखो, एक चीज हम इन सब चीजों से ये समझ सकते हैं कि अगर कभी भी पीवी ग्राफ है, देखो पहली बात तो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ये है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होते हैं उसमें सेम होते हैं। अब पीवी ग्राफ बना रहे हैं तो साइकिल का एरिया, साइकिल के अंदर जो एरिया आएगा वो हमें क्या दे देगा? वर्क डन बाय द गैस दे देगा। अब इसमें भी जैसे हम देखें
जो सेकंड केस था साइक्लिक प्रोसेस का या फर्स्ट केस था, फर्स्ट में क्या हुआ, आगे गए पीछे गए एक तरीके से ऐसे, दूसरे में ये क्लॉकवाइज साइकिल थी। तो क्लॉकवाइज साइकिल थी तो एरिया अगर जीरो है तो वर्क जीरो आ गया, यहाँ पे वर्क कैसा आया था, पॉजिटिव आया। यहाँ पे वीपी डायग्राम है, इसमें क्लॉकवाइज साइकिल में वर्क कैसा आ रहा है, नेगेटिव। तो कुछ चीजें जो हम यहां से समझते हैं कि पीवी डायग्राम का एरिया वर्क डन बाय द गैस दे देता है। अगर पीवी ग्राफ में साइकिल क्लॉकवाइज होगी तो वर्क पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी तो फिर नेगेटिव आ जाएगा। सिमिलरली वीपी डायग्राम में उसका रिवर्स हो जाता है, वीपी में क्लॉकवाइज होगी तो वर्क नेगेटिव आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज होगी तो वर्क पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा, इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगा पूरी साइकिल में, व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी? F/2 nr del t। F/2 nr डेल्टा टी होता है, ये तुमने बिल्कुल सही बोला। तो यहाँ पे डेल्टा टी क्या होगा, डेल्टा टी मतलब टी फाइनल माइनस जीरो। जीरो, बिकॉज हम घूम के वहीं आ गए ना। यस सर। यस सर। ना, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब हमने जहां से शुरुआत की हम लौट के वहीं आ गए, और स्टेट फंक्शन होता है वो पाथ फंक्शन भी नहीं होता, तो इस पर डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर। तो अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, यानी कि इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। तो यही कुछ चीजें हमने आगे बता रखी हैं। ठीक है, तो वर्क डन इज एरिया एनक्लोज्ड इन द पीवी डायग्राम एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो if the process on PV curve is clockwise, the net work done is positive and vice versa। ठीक है, तो अगर PV में क्लॉकवाइज होगा तो नेट वर्क डन पॉजिटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव। जैसे ये है, अब ये PV में एंटी क्लॉकवाइज है तो एरिया से वर्क आ जाएगा लेकिन नेगेटिव आएगा। PV में एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव वर्क आएगा, PV में क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव आएगा, PV में एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव आएगा। अगर VP में करेंगे तो उसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो जवाब लिख भी दूं मैं, तो शॉर्ट में भी लिख देता हूं। तो पीवी एंड वीपी, तो पीवी में क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव। वीपी में क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव, और एरिया से हमें वर्क का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, पीवी ग्राफ का एरिया ही वर्क देगा। कई बार क्या होता है, टीवी ग्राफ बना दिया एक स्क्वायर सा और वर्क पूछ लिया, अब हमको लगता है यार इसका तो हम एरिया निकाल सकते हैं, उसका एरिया निकाल देते हैं। नहीं, टेम्परेचर वॉल्यूम का एरिया वर्क नहीं देगा, वर्क हमेशा प्रेशर वॉल्यूम के ग्राफ से मिलेगा, क्योंकि वर्क होता क्या है, इंटीग्रल पीडी। बाय डेफिनेशन प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ से हमें वर्क मिलता है। और अगर साइक्लिक प्रोसेस बनी हुई है पीवी ग्राफ में, तो साइकिल का एरिया हमें मैग्नीट्यूड दे देगा वर्क का। पीवी ग्राफ में क्लॉकवाइज साइकिल होगी तो पॉजिटिव वर्क, एंटी क्लॉकवाइज होगी तो नेगेटिव। इतना याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली वीपी उसका रिवर्स होता है ना, ज्यादा दोनों याद रखनी होगी, एक याद रखो और दूसरा उसका ऑपोजिट होता है। इस तरह से हम इसको याद रखते हैं। क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब ये क्वेश्चन है, द सिलेंडर शोन इन द फिगर हैज कंडक्टिंग वॉल्स एंड द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज। देखो समझना भी है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन से हम कई बार प्रोसेस का आइडिया कैसे लगाते हैं। तो क्या दे रखे हैं, सिलेंडर शोन इन फिगर हैज कंडक्टिंग वॉल्स इन सिलेंडर की, एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज टी, बाहर का टेम्परेचर टी है। द पिस्टन इज इनिशियली इन इक्विलिब्रियम, इनिशियली पिस्टन इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, द सिलेंडर कंटेन्स n मोल्स ऑफ गैस। Now the piston is displaced slowly by an external agent to make volume double of the initial। तो एक एक्सटर्नल एजेंट है जो इस पे फोर्स लगा रहा है, और फोर्स लगा के उसने वॉल्यूम को डबल कर दिया। तो इसको खींचकर ऐसे ले गया कि वॉल्यूम उसका डबल हो गया। फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब ध्यान रखना, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क पूछा है। अब हम जो फॉर्मूला जानते हैं, जिसे वर्क डन बाय गैस के लिए बात करते हैं कि आइसोथर्मल में ये होगा, आइसोबैरिक में ये होगा। अच्छा, अब प्रोसेस को हम कैसा मान सकते हैं, कोई बता सकता है, किसी को कुछ आइडिया हो?
कि कंडक्टिंग वेसल है और धीरे धीरे हम अगर पिस्टन को खींच रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट। हाँ वेरी गुड, टेम्परेचर कांस्टेंट। देखो क्यों, कंडक्टिंग वेसल्स है, वॉल्स हैं, कंडक्टिंग मतलब एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, और हम धीरे धीरे अगर पिस्टन को खींच रहे हैं यानी कि गैस सराउंडिंग से एनर्जी एक्सचेंज कर सकती है। और अगर हम धीरे धीरे खींचेंगे यानी कि गैस क्या चाहेगी कि भाई सराउंडिंग का टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है ना। जैसे तुमने कोई बर्तन गर्म करके रख दिया घर में, तो ऐसा नहीं घर का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या मानते हैं हम, कांस्टेंट मानेंगे। तो गैस से अगर वो एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है तो गैस का टेम्परेचर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। देखो कई बार इसमें हम आइसोबैरिक समझने लगते हैं, आइसोबैरिक या आइसोथर्मल, आइसोकोरिक में क्या होता है। आइसोकोरिक तो सिंपल होता है कि एक वेसल है, अगर पिस्टन भी है तो पिस्टन फिक्स कर दिया, ठीक है, फिक्स पिस्टन है तो ये आइसोकोरिक हो जाता है। आइसोकोरिक में तो ज्यादा समस्या नहीं है। आइसोबैरिक में जनरली एक्सटर्नल एजेंट इन्वॉल्व नहीं होता, ये एक पिस्टन है, मूवेबल है, और इसको हम हीट कर रहे हैं स्लोली, नीचे से गैस जला दिया हमने, कुछ हीटर रख दिया तो हीटेड स्लोली। अब इसे क्या होता है, कोई एक्सटर्नल एजेंट इन्वॉल्व नहीं होता। तो एक तो पिस्टन का वेट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके कारण नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा, और गैस धीरे धीरे गर्म हो रही है तो क्या होगा, धीरे धीरे वो पिस्टन ऊपर खिसकेगा। जब वो धीरे धीरे ऊपर खिसकेगा तो हम क्या मान सकते हैं, प्रेशर कांस्टेंट, क्योंकि गैस का प्रेशर जो फोर्स लगाएगा वो पिस्टन के वेट और एटमॉस्फेयर के कारण जो प्रेशर आ रहा है, फोर्स आ रहा है, उसको बैलेंस कर रहा होगा। तो ऐसे प्रोसेस जनरली आइसोकोरिक। तो कई बार दिया नहीं होता, हमें लैंग्वेज से समझना पड़ता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, अपने आप हीटिंग वगैरह से वो धीरे धीरे पिस्टन क्या कर रहा है, सरक रहा है एक्सटर्नल फोर्सेस के अगेंस्ट, वेयर एक्सटर्नल फोर्सेस आर कांस्टेंट, लाइक एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, वेट ऑफ पिस्टन हो गया। यहां पर हम पकड़कर उसको खींच रहे हैं, और दे रखा है स्पेसिफिकली कि कंडक्टिंग वॉल्स हैं, सराउंडिंग का टेम्परेचर T है। तो अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर T है तो गैस का भी टेम्परेचर कितना होगा, T होगा, है ना, क्योंकि वो एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है। और कोई भी चीज क्या चाहती है भाई, टेम्परेचर कॉमन ही रहता है हर जगह का, तो वो कंडक्टिंग है तो जो अंदर का टेम्परेचर होगा वही बाहर का टेम्परेचर होगा। अब देखो गैस का वर्क हम बता सकते हैं, क्योंकि गैस के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो फॉर गैस प्रोसेस इज आइसोथर्मल, तो गैस के लिए ये प्रोसेस आइसोथर्मल है। लेकिन हमें गैस का वर्क नहीं बताना चाहिए, तो हम वर्क डन बाय गैस बताना चाहें तो वो बता सकते हैं कि वर्क डन बाय गैस क्या हो जाएगा, nRT ln V फाइनल बाय V इनिशियल। वॉल्यूम डबल कर दिया, ये आ जाएगा nRT ln 2V बाय V, यानी कि nRT ln 2। दिस इज द वर्क डन बाय गैस। तो अगर यही पूछा होता वर्क डन बाय गैस तो हमारा यही आंसर होता, लेकिन पूछा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब देखो एक्सटर्नल एजेंट के बारे में तो हम जानते नहीं कि उसने कितना फोर्स लगाया। तो जैसे हमने पहले वर्क एनर्जी पावर में भी देखा था, कई बार ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन उनका वर्क निकाला जा सकता है यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वो चीज यहां पर हमें करनी पड़ेगी। तो ये समझनी है चीजें कि कैसे क्वेश्चंस को डील किया जाता है। पहले तो कैसे हमें प्रोसेस को समझना है। वर्क डन बाय गैस पूछा है तो हमारे फॉर्मूले हेल्प करेंगे। अब कुछ एक्स्ट्रा पूछा है तो ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते, हमने जो पढ़ी हुई ये चीजें उनको यूज करना है, और ये फिर दिमाग को मतलब ट्रेंड करना है कि कैसे चीजों को सोचा जा सकता है। तो अब यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या कहती है वर्क एनर्जी थ्योरम, Work done by all forces equal to kinetic energy. Change in work kinetic. done by all forces is equal to change in kinetic energy। गुड, ठीक है। तो अब इसमें एक तो हो गया हमारे पास जो एक्सटर्नल फोर्स है, जिसका हमें अता पता ही नहीं है, लेकिन उसका वर्क निकालना है। दूसरा गैस वर्क करेगी, गैस फोर्स लगा रही, और भी कोई फोर्स लगाएगा यहाँ पे, गैस अपने प्रेशर के कारण फोर्स लगाएगी, वो वर्क करेगी। एक एक्सटर्नल एजेंट खींच रहा है, वो वर्क करेगा। और भी कोई चीज है जो फोर्स लगा रही होगी यहाँ पर,
सराउंडिंग। सराउंडिंग किस कारण से फोर्स लगाएगी? तो हाँ सही बोल रहे हो, सराउंडिंग जो है कैसे फोर्स लगाएगी, क्या चीज सराउंड? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, तो सराउंडिंग के कारण क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बाहर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण एक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा होगा, फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेयर अंदर लग रहा होगा, गैस का फोर्स बाहर लग रहा है, ऐसे तो तीन फोर्स लग रहे हैं। गैस बाहर धकेल रही है, एटमॉस्फेयर अंदर धकेल रहा है, और एक्सटर्नल एजेंट बाहर ले जा रहा है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय गैस प्लस वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और धीरे धीरे जा रहा है ये पिस्टन, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। 0. अब देखो हमें क्या पता चल गया यहां पर, वर्क डन बाय गैस हमें पता है, यस। वर्क डन बाय एक्सटर्नल निकालना है, वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर और आ जाए हमारे पास, तो हमारा काम बन जाएगा। Yes, sir. यस सर। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा? प्रेशर तो कांस्टेंट होगा एटमॉस्फेयर। कांस्टेंट ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है PATM, तो उसका फोर्स भी कांस्टेंट हो जाएगा, Yes, sir. PATM इंटू ए। और मान लो ये पिस्टन जो है कुछ L खिसका, वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर में ऐसे लिख सकता हूँ माइनस PATM इंटू L ए square. इंटू एल। इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो No, सर। sir. अब A इंटू एल को मैं V बोल सकता हूँ, मतलब पहला वॉल्यूम V था, बाद में डबल कर दिया, मतलब ये भी V होगा, तो A इंटू एल इज इक्वल टू V, तो माइनस PATM इंटू V ऐसा बोल सकता हूँ मैं। Yes, sir. यस सर। और देखो शुरू में क्या दे रखा था, पिस्टन इक्विलिब्रियम में था, कोई फोर्स हमने नहीं लगाया था, तो अगर बिना कोई फोर्स लगाए शुरू में पिस्टन इक्विलिब्रियम में था, तो जो इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस है वो भी PATM होना चाहिए। यस सर। यस सर। यानी कि जो वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर है उसको माइनस PV लिख देता हूं मैं, वेयर P इज इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, P मैं इसको बोल रहा हूं इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस। और अगर गैस के मोल्स n है, R गैस कांस्टेंट, T उसका इनिशियल टेम्परेचर था, तो इस PV को मैं nRT लिख सकता हूं। यस। Yes, sir. बस अब इनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हमें क्या चाहिए था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो ये आ जाएगा माइनस वर्क डन बाय गैस माइनस वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर। तो माइनस ऑफ वर्क डन बाय गैस इज माइनस nRT ln2 एंड माइनस ऑफ माइनस nRT, तो ये आ जाएगा प्लस nRT। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज nRT इंटू 1 माइनस ln2। ठीक है, तो अपने आप में ये देखें तो अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एक तरीके से जेई एडवांस टाइप का क्वेश्चन है ये। लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन जैसे नीट जेई मेन इनमें आ जाते हैं, हो सकता है सिर्फ वर्क डन बाय गैस पूछ लें, वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर पूछ लें, पैराग्राफ देख के दो तीन चीजें पूछ लें, ठीक है, लिंक करके, तो ऐसी चीजें भी आ सकती हैं, तो हमें ध्यान देना है। तो एक तो ये चीजें समझनी है कि स्टेटमेंट से प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट से हम प्रोसेस आइडेंटिफाई कर पाए, प्रोसेस आइडेंटिफाई हो गया तो गैस का वर्क तो आसानी से निकल जाता है। उसके बाद और हमें कहां कहां कुछ कुछ सोचना पड़ सकता है, वो चीज यहां पर हमें सीखनी है। क्लियर है अब? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है, तो चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी मैं PDF शेयर कर दूंगा इसकी। अब ये क्वेश्चन, फाइंड आउट द वर्क डन इन द गिवन ग्राफ, ऑल्सो ड्रॉ द कॉरस्पॉन्डिंग टीवी कर्व एंड PT कर्व। अब ये एक साइक्लिक प्रोसेस दे रखा है, तो इसमें वर्क कितना होगा, चलो ये आप लोग करके बताओ वर्क कितना होगा, और टीवी और PT कर्व भी ड्रॉ करो। तो वर्क तो मुश्किल से 30 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए बताने के लिए, बाकी ग्राफ बनाने के लिए चलो अपने को थोड़ा टाइम लग गया, तो चलो तुमको 2-2.5 मिनट का टाइम है, तो पहले तो वर्क बता दो और फिर उसका ग्राफ बताओ, बनाओ टीवी और PT।
देखो इसमें अभी हमने देखा था कि वर्क क्या होता है, एरिया अंडर द साइकिल। अब एरिया क्या है, ये एक रेक्टेंगल जैसा है, तो इसकी एक साइड ये वाले पॉइंट है वी नॉट, ये 2v0, तो इसका डिफरेंस ये वाली लेंथ आ जाएगी v0, और ये वाली जो साइड है तो 2p0 मतलब ये डिस्टेंस ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस 2p0 है, इसका p0 कोऑर्डिनेट है, मतलब ओरिजिन से ये डिस्टेंस p0 है, तो ये आ जाएगा p0। तो वर्क इस रेक्टेंगल का एरिया p0 v0, और साइकिल क्लॉकवाइज है तो वर्क पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो वर्क डन बाय द गैस इन द साइक्लिक प्रोसेस इज p0 v0। तो सिंपली वर्क हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें बनाना है टीवी और पीटी कर्व इसका, तो वो ट्राई करो। चलो तो मैं बता रहा हूं, देखो इधर टीवी कर्व ऐसे अब हमने सीखा था कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो पहली बात, हमारे पास दो तरह के प्रोसेसेस हैं, एक में प्रेशर कांस्टेंट है और एक में वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब हमें टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन निकालना है, इक्वेशन वही काम आएगी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है तो उसमें T इज प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा, देखो T इज इक्वल टू P बाय एन आर इंटू V। तो टीवी कर्व में T प्रोपोर्शनल टू V यानी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन, और जिसका प्रेशर ज्यादा है उसका स्लोप भी ज्यादा आएगा। तो देखो पूरी पहले ग्राफ मत बनाओ, पहले क्या करो, रेफरेंस लाइन बना लो ऐसे डॉटेड। तो जिसका प्रेशर ज्यादा है वो ऊपर आएगा, तो मैं लिख देता हूं प्रेशर जिसका ज्यादा है बीसी, मतलब ये वाला प्रोसेस बीसी वाले पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। अभी मैंने मार्क नहीं किया, बाद में मार्क कर देंगे, पहले हम क्या कर रहे हैं, रेफरेंस लाइन बना रहे हो। ये वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, एडी या डीए बोल दो, जो भी है इस तरह से। अब दो प्रोसेसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, ए बी और सी डी, तो उसके लिए हमें टेम्परेचर वॉल्यूम, अब वॉल्यूम कांस्टेंट ही है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है यानी कि वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल लाइन चली जाएगी। वो तो कम वॉल्यूम वाली ये कम वॉल्यूम पे आ जाएगी, और ज्यादा वॉल्यूम वाली ज्यादा वॉल्यूम पे आ जाएगी, 2v0 वाली ऐसे। ये कौन सी लाइन आ गई हमारे पास, बीसी, नहीं वॉल्यूम वाली सी डी। अब ये जो हमारे पास एक बीच में साइकिल बन जाएगी, ये इस साइक्लिक प्रोसेस का ग्राफ है। देखो ये वाला पॉइंट ए बी और बीसी में कॉमन है, मतलब ये बी वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सी डी और बीसी में कॉमन है, तो कॉमन पॉइंट क्या है, सी, तो ये सी वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सी डी और डी है, कॉमन पॉइंट क्या है, डी, तो ये डी वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये ए वाला पॉइंट कॉमन है तो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इनको हम आपस में जोड़ दें, तो ये हमारे पास साइकिल बन जाएगी ए बी सी डी ए। आया समझ? यस सर। यस। किसी का सही बना था? No, sir. नो सर। पीटी वाला बना लिया या अभी और ट्राई करना है? करना है ट्राई पीटी, या बता दूं? कुछ बोला करो यार। ऐसा ही बनेगा क्या सर? सिमिलर टाइप ही बनेगा। दिखने में तो थोड़े बहुत ऐसे ही बनेंगे, इंपॉर्टेंट ये कौन सी लाइन कहाँ इंक्लाइंड होगी, ए बी कौन ऊपर होगी कौन नीचे होगी, वही तो सेलेक्ट करना है, इंपॉर्टेंट वही हो जाता है ना। यस सर। अब पीटी बनाना, प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर वाली लाइन बना लो ऐसे सीधे सीधे। ठीक है, चलो समझो इसको, अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो सिंपल चीजें हैं, बस तरीके से चीजें करो। कई बार हम बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, हड़बड़ी में रहते हैं, उल्टी सीधी चीजें करने लगते हैं। तो एक प्रेशर है पी नॉट, एक है 2p0, कांस्टेंट है, 2p0 वाली लाइन ऊपर है बीसी, p0 वाली नीचे है डीए। अब इसमें प्रेशर टेम्परेचर में वॉल्यूम कांस्टेंट वाला पार्ट हमें देखना है, तो फिर से वही प्रेशर इज इक्वल टू एन आर बाय वी इंटू टी हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी से।
तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर टेम्परेचर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब इसमें नीचे कम स्लोप वाली कौन सी आएगी, बीसी या डीए? किसका स्लोप कम होगा? डीसी का ज्यादा वॉल्यूम है, कम होगा इसलिए। एक मिनट, बीसी नहीं, सॉरी, वॉल्यूम डीसी का ज्यादा वॉल्यूम। सीडी आएगी, सीडी आएगी। सीडी का वॉल्यूम ज्यादा है तो उसका क्या हो जाएगा, स्लोप कम हो जाएगा। कम। ये आ जाएगी सीडी वाली लाइन, और ए बी, अब इसमें दिया ना वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, और ये आ जाएगी हमारे पास ए बी वाली लाइन। अब ये वाला पॉइंट किन, कॉमन पॉइंट क्या है इसमें ए बी और बीसी में? ए बी बी सी क्या कॉमन है दोनों में? बी। बी। ए बी आ गया, तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? सी। सी। ये वाला डी। डी। डी, ये वाला ए। ए। तो अब ये ऐसा ग्राफ है, ठीक है। तो दिखने में तो ये भी ट्रेपीजियम ही, लेकिन अलग चीज है। अब यहाँ वर्टिकल लाइन आ रही थी, मतलब स्ट्रेट, इंक्लाइंड वाली दूसरी आ रही थी, ये थोड़ी सी डिफरेंट हॉरिजॉन्टल आ रही है, स्ट्रेट ऐसे। अब क्या चार ऑप्शंस दिए होंगे, लेकिन आइडेंटिफाई करना है तो थोड़ा सा हमें आना चाहिए, बाकी बनाना भी आना चाहिए कि अगर बाई चांस बनाना ही पड़ जाए तो कैसे उसको बनाया जा सकता है, ठीक है ना। ये यहाँ पर वैसे भी बना रखे हैं उसके आंसर्स। क्लियर हुआ ये सबको? यस। चलो अगला ये क्वेश्चन है, टीवी कर्व ऑफ अ साइक्लिक प्रोसेस इज शोन बिलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस आर n, फाइंड द टोटल वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल। टीवी कर्व दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स गैस के n है, फाइंड द टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन क्या होगा गैस का? तो दिमाग लगाओ, कौन सा प्रोसेस है, क्या है, और कैसे वर्क निकालेंगे। अच्छा, इसमें क्या एरिया से निकाल सकते हैं वर्क? नहीं सर। नहीं सर। नहीं, क्योंकि टीवी ग्राफ है। अच्छा, एक और चीज, कई बार हम सोचते हैं कि टीवी ग्राफ से पीवी ग्राफ बना ले, नहीं, वो अवॉइड करना है जनरली। अगर पीवी ग्राफ ही दिया हुआ है तो हम एरिया से सोचें। बाकी इससे अगर तुम बनाओगे भी तो देखो दिक्कत क्या है, इसमें दो प्रोसेस आइसोथर्मल है। कौन कौन से, कौन कौन से प्रोसेस? एडी और बीसी। एडी और बीसी। बीसी। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस का हम पीवी ग्राफ भी बनाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, हाइपरबोला आएगी। तो एरिया से भी वर्क निकालने के लिए वो एरिया जो फिगर है, या तो ट्राइंगल बन जाए या रेक्टेंगल बन जाए, ऐसा फिगर बने जिसका हम एरिया बता सकते हैं। तो कई बार हमको लगता है चलो यार इसका पीवी डायग्राम बना लें, डायग्राम बना लोगे लेकिन उससे वर्क नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि उसमें हाइपरबोला आ जाएंगे, तो उसका तो एरिया हम जानते ही नहीं। तो जरूरी नहीं है कि साइक्लिक प्रोसेस का एरिया वर्क से ही आए। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब जो वर्क है, सॉरी, वो एरिया से आए। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है, उसके हर प्रोसेस के वर्क को हम ऐड कर दें। तो अगर एरिया से नहीं निकाल सकते तो हम क्या करेंगे, ए बी का अलग वर्क लिख लें, बीसी का अलग, सी डी का अलग, डीए का अलग, और उन सारे वर्क को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा उस साइकिल का। तो ऐसे ही इसको करना है। अब ट्राई करो और बताओ क्या आंसर आएगा। देखो अब इसमें हमें साइक्लिक प्रोसेस का वर्क बताना है, और जैसे मैंने बताया कि एरिया से नहीं बता सकते क्योंकि टीवी ग्राफ है। पीवी में कन्वर्ट करने का भी फायदा नहीं है, क्योंकि पीवी में जब कन्वर्ट करेंगे तो ट्राइंगल, रेक्टेंगल जैसी चीजें नहीं बनेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, जिनका हम एरिया नहीं निकाल पाएंगे। तो वर्क डन इन द साइकिल इज, तो क्या करना है, देखो साइकिल का मतलब उसके हर एक प्रोसेस के वर्क को हम ऐड कर दें। तो वर्क डन इन ए बी प्लस वर्क डन इन बी सी प्लस वर्क डन इन सी डी प्लस वर्क डन इन डी ए। इस तरह से हम चार प्रोसेस हैं, ए से बी गए, बी से सी से डी से ए, इनका वर्क ऐड करें। ए बी कैसा प्रोसेस है?
वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोरिक आइसोकोरिक, तो वर्क क्या होगा? 0 जीरो। 0 बीसी कैसा प्रोसेस है? Thermal. आइसोथर्मल आइसो, तो उसमें वर्क क्या होगा? NR2T LN2 क्या होता है? एन आर टी, लेकिन टी ध्यान रखना है, इस प्रोसेस का टी लेना है। तो इस प्रोसेस का टी क्या है? 2T0। तो एन आर 2T0 ln v फाइनल बाय v इनिशियल। फाइनल वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे? 2V0 अपॉन V0। ये वर्क डन हो जाएगा, V0 कट गया तो ये आ जाएगा 2। CD कैसा प्रोसेस है? आइसोकोरिक आइसोकोरिक, तो उसमें भी 0 हो गया। DA कैसा है? Thermal. आइसोथर्मल, तो अब इसमें फिर से nRT0, अब इसका टेम्परेचर T0 है। अच्छा, माइनस साइन मत लगा देना, ध्यान रखना है। मैंने बोला है जब भी हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो सब कुछ सिस्टमेटिकली रखो, ऐसा नहीं कि वॉल्यूम कम हो रहा है तो खुद ही माइनस लगा दिया। वो तब है जब हम एरिया वगैरह से वर्क निकाल रहे हैं, हम फॉर्मूले से निकाल रहे हैं। तो nRT0, T0 टेम्परेचर हो गया, V फाइनल, अब D से A जा रहे हैं तो फाइनल वॉल्यूम कौन सा हो गया? V0। समझ आ रहा है? यस 2V ये जा रहा है फाइनल वॉल्यूम V0 और इनिशियल हो गया 2V0। तो V0 V0 यहां भी कट गया, तो ये आ गया हमारे पास 2nRT0 ln2। और यहां आया ln 1/2। ln 1/2 को अगर मैं ln2 लिखूंगा तो माइनस ln2 हो जाएगा वो, यस है ना? ये तो पढ़ा है ना, ln 1/x इज माइनस ln x। पढ़ा है? बड़ा है Yes, सर अरे किसी को नहीं समझ रहा भाई, ln x की पावर -1 है ना, ये 1/x, तो पावर बाहर आ जाती है लॉग में। ठीक है, अब ऐसे सोच लो, तो ये nRT0 ln2, तो कॉमन टर्म आ गई, 2 - 1 1 दे देगा, दैट इज nRT0 ln2। दिस इज द आंसर। आया समझिए? yes, यस sir. चलो उसके बाद ये वाला एक क्वेश्चन है, PT curve of a cyclic process is shown. Find out the work done by the gas in the given process if number of moles of the gas are n. PT कर्व दे रखा है अपने को, अब इसमें बताना है अपने को वर्क डन बाय गैस क्या होगा। इसको ट्राई करो। चलो तो इसको देखते हैं क्या करना है। चलो सबसे पहले ये बताओ, AB कैसा प्रोसेस है? आइसोबार आइसोबैरिक, वेरी गुड, है ना? अगर PT ग्राफ में स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो AB इज आइसोबारिक, नहीं आइसोकोरिक आइसोकोरिक। BC कैसा है? आइसोबारिक आइसोबारिक तो सीधा ही दिख रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबारिक है। CD आइसोकोरिक CD भी आइसोकोरिक है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और DA आइसोबारिक आइसोबैरिक। चलो तो अब हमें इस पूरी साइकिल का वर्क बताना है, तो वर्क डन इन साइकिल किया जाएगा, वर्क डन इन AB प्लस वर्क डन इन BC प्लस वर्क डन इन CD प्लस वर्क डन इन DA। तो AB में कितना वर्क होगा? 0 0. 0, तो इसको हटा ही देते हैं। और किसमें 0 होगा? CD CD. CD अब बचे दो प्रोसेस, BC और DA, दोनों है आइसोबैरिक। आइसोबैरिक में वर्क डन क्या होता है? NR NR डेल्टा डेल्टा T हाँ, तो P डेल्टा V भी होता है, NR डेल्टा T, लेकिन यहाँ पे NR डेल्टा T लगाएंगे क्योंकि हमें V के बारे में तो इन्फॉर्मेशन नहीं है। टेम्परेचर पता है B के इनिशियल पॉइंट पे भी, इधर भी। तो BC का वर्क हो जाएगा NR डेल्टा T। अब डेल्टा T होता है T फाइनल माइनस T इनिशियल, तो T3 माइनस T2 आ जाएगा यहाँ पे।
तो वही सब कुछ सीक्वेंस के साथ लिखना, मतलब प्रॉपर समझ के साथ। तो एन आर डेल्टा टी में डेल्टा टी क्या है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो बी सी, तो बी से सी जा रहे हैं तो फाइनल पॉइंट हो गया सी, इनिशियल हो गया बी, तो डेल्टा टी इज टी थ्री माइनस टी टू। फिर डी से ए जा रहे हैं तो इसमें फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा, डी होगा या ए होगा, T1 T1 ए पे जा रहे हैं तो T1 हो जाएगा। तो प्लस बीजे प्लस साइन ही आएगा, ठीक है, अपने को अब साइन नहीं लगाना, साइन ऑटोमेटिकली उस फॉर्मूले से आ जाएगा। एन आर डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, T1 माइनस T4। तो कई बार हम एक माइनस साइन यहाँ अलग से लगा देते हैं, यार वो कम हो रहा है या ऐसा समझ के नहीं। जब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं तो उसमें सब चीजें सिस्टेमेटिकली रखनी है, ऑटोमेटिकली साइन आ जाएगा, बाकी वर्क को ऐड कर देंगे, ठीक है। साइन ऑटोमेटिकली देखो T1 T4 से कम है तो ये टर्म ऑटोमेटिकली नेगेटिव ही आएगी, लेकिन हम एक और नेगेटिव लगा देंगे तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो वही एक का साइन से कई बार गलती हो जाती है। तो एन आर तो कांस्टेंट आ गया, अभी आ जाएगा T1 प्लस T3 माइनस T2 माइनस T4, ठीक है। तो इस तरह से चिराग और तनिष्क ने मतलब कॉन्सेप्ट इस तरह से लगाने की कोशिश की थी, लेकिन आंसर दोनों ने ही गलत दिया। आया समझ क्या गलती हुई थी? Yes sir. Yes sir. चलो बाकी लोगों को क्लियर हुआ? क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर है सर। बस 2-3 लोग ही बोलते हैं क्लास में, बाकी तो मतलब ऐसे आते हैं जैसे मूवी देखने आए। चलो अगला क्वेश्चन है ये, the pressure in a monoatomic gas increases linearly from 4 into 10 की power 5 Newton per meter square to 8 into 10 raised to the power 5 Newton per meter square when its volume increases from 0.2 meter cube to 0.5 meter cube. Calculate the following: work done by the gas, increase in the internal energy. इसको ट्राई करो। देखो इधर तो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, द प्रेशर इन अ मोनोएटॉमिक गैस इंक्रीजेस लीनियरली फ्रॉम 4 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टू 8 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर व्हेन इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम 0.2 मीटर क्यूब टू 0.5 मीटर। अब क्या होता है, प्रेशर लीनियरली इंक्रीज कर रहा है वॉल्यूम के साथ। तो हमें क्या लगता है, जनरली जैसे हम देखते हैं कि अरे लीनियर इंक्रीज होता है तो प्रेशर अगर टेम्परेचर के साथ लीनियरली इंक्रीज करता है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना, वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ करता है तो प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो कई बार हम इस जो थॉट के हिसाब से सोचते हैं कि अरे प्रेशर लीनियरली वेरी कर रहा है तो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। तो पहला थॉट तो ये कि आइसोथर्मल नहीं होगा, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, P इज प्रोपोर्शनल टू V, जबकि आइसोथर्मल में P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है। फिर अब ये प्रोसेस कौन सा है ये दिमाग में आता है यार, चलो ये समझ भी आ गया कि आइसोथर्मल नहीं है, तो ये कौन सा प्रोसेस है, P इज प्रोपोर्शनल टू V। तो देखो ये कोई भी प्रोसेस नहीं है जो हमने पढ़ा है, इसमें ना तो प्रेशर कांस्टेंट है, ना वॉल्यूम कांस्टेंट है, ना टेम्परेचर कांस्टेंट है, सब बदल रहा है। तो फिर कैसे ग्राफ मतलब एरिया निकालेंगे? फिर देखो इंपॉर्टेंट इसमें ये कि लीनियरली वेरी कर रहा है, तो हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, इसको स्ट्रेट लाइन को, और अब हम एरिया का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। भैया हमें पता है प्रेशर कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, वॉल्यूम कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, और अगर वो ग्राफ का हम एरिया निकाल सकते हैं तो एरिया से वर्क बता सकते हैं। तो प्रेशर इनिशियली कितना है, 4 into 10 की पावर 5 बढ़कर हो गया 8 into 10 की पावर 5, वॉल्यूम है 0.2 से हो गया 0.5। तो दिस इज नॉट any kind of process which we have studied like isobaric, isochoric, isothermal, cyclic, कुछ भी नहीं है, लेकिन स्ट्रेट लाइन है तो इसका हम एरिया बता सकते हैं वॉल्यूम एक्सिस से। तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा था, वर्क डन बाय गैस, तो वर्क डन बाय गैस क्या हो जाएगा, एरिया के बराबर। तो ट्रेपेजियम का एरिया हो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये वाली साइड की हाइट कितनी है, 4 into 10 की पावर 5
दूसरी जो पैरेलल साइड है 8 इंटू 10⁵ इंटू उन दोनों साइड्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 0.3, और सब कुछ SI यूनिट में है तो कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो 8 और 4 12, 12 को 2 से काटोगे तो 6 इंटू 10⁵ इंटू 0.3, तो 6 इंटू 0.3 is 1.8 इंटू 10⁵ जूल। दिस इज द वर्क डन बाय द गैस। आया समझ? यस सर, अब Yes, sir. ठीक है, तो ये सब चीजें सीखनी है। देखो क्वेश्चंस इसीलिए अपन ये सब कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हमें सब पता होता है, लेकिन बस वही कि क्वेश्चन समझ के उस इंफॉर्मेशन को, अपनी नॉलेज को कैसे यूज करना है। तो देखो बिल्कुल सिंपल सी चीज थी, बस ये था कि हमें समझ आ रहा है कि कैसे प्रोसीड करना है। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो हमेशा वही होती है F/2 nR डेल्टा T। अब मोनोएटॉमिक गैस है तो F कितना हो जाएगा? 3. 3, तो 3/2 nR डेल्टा T। डेल्टा T मतलब T फाइनल माइनस T इनिशियल। अब देखो T फाइनल और T इनिशियल तो दिया नहीं, हमें प्रेशर वॉल्यूम दिया है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 3/2 nRT फाइनल माइनस nRT इनिशियल। या तो मैं टेम्परेचर निकाल लूं, या फिर मैं ऐसे लिख दूं और मैं बोलूं आइडियल गैस इक्वेशन से nRT फाइनल को मैं P फाइनल V फाइनल बोल सकता हूं, Yes. और इसको P इनिशियल V इनिशियल बोल सकता हूं। ठीक है ना? अब सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर दो, तो P फाइनल 8 इंटू 10⁵ और 0.5 मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 0.5 मतलब 1/2, क्या रहेगा 4 इंटू 10⁵, और ये 0.4 इंटू 0.2 यानी कि 0.8 इंटू 10⁵। तो 4 माइनस 0.8 इज 3.2। 3.2 को 2 से डिवाइड करोगे 1.6, 1.6 इंटू 3 इज 4.8। तो 4.8 इंटू 10⁵ जूल। दिस इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है? Yes, sir. चलो अब हम एक इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। तो ये क्या कहता है? तो इट स्टेट्स दैट सॉरी so it states that if a system absorbs heat dq and a result the internal energy of the system changes by du and the system does a work dw, then dq is equal to du plus w, या शॉर्ट में dw भी लिख सकते हैं, मतलब सब कुछ हम स्मॉल की बात कर रहे हैं। तो dq is equal to du plus dw। तो बेसिकली ये क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन पे है कि अगर हम किसी सिस्टम को कुछ एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, जैसे हमने गैस को एनर्जी सप्लाई की, तो क्या होगा? जैसे गैस का टेम्परेचर बढ़ गया, तो टेम्परेचर बढ़ गया मतलब जो एनर्जी सप्लाई की थी उसका कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में चला गया। और मान लो गैस एक्सपेंड भी हुई उस एनर्जी मिलने से, हीट मिलने से, तो एक्सपेंड हुई मतलब उसने वर्क भी किया, तो कुछ पार्ट किसमें चला गया? वर्क करने में। मतलब गैस को जो भी एनर्जी मिली हीट की फॉर्म में, वो कहां गई? उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, या जो उसने वर्क किया। तो इसमें हम सराउंडिंग को एनर्जी लॉसेस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। यहां हम नेट एनर्जी सप्लाई की बात करते हैं। नेट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द गैस मतलब जितनी गैस को सप्लाई की माइनस अगर गैस ने कुछ बाहर रिजेक्ट कर दी, बाहर भेज दी, तो उसको हटा दे। ठीक है? तो यहाँ पे dq जो है या डेल्टा Q जो है वो क्या होता है? नेट हीट सप्लाई टू दी गैस। नेट मतलब जैसे अगर हमने उसको कुछ हीट दी और उसने कुछ हीट सराउंडिंग को दे दी, तो हम उसका डिफरेंस लेंगे कि जितनी हमने दी माइनस जितनी सराउंडिंग को चली गई। तो गैस को कितनी हीट नेट सप्लाई की गई, वो किस तरह से यूज हो सकती है? या तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा दे, और गैस ने जो वर्क किया, दोनों का सम। तो गैस ने अगर कुछ वर्क किया तो कुछ पार्ट एनर्जी जो हमने हीट एनर्जी सप्लाई की वर्क करने में चला जाएगा, कुछ पार्ट चेंज इन इंटरनल एनर्जी में चला जाएगा। ठीक है? तो अब इसमें क्या है? इसमें भी साइन का हम ध्यान रखते हैं। तो हीट गेन्ड बाय अ सिस्टम
वर्क डन बाय अ सिस्टम एंड इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी आर टेकन एज पॉजिटिव। तो अगर हमने सिस्टम को एनर्जी सप्लाई की है, हीट सप्लाई की है, तो ये टर्म पॉजिटिव आ जाएगी। अगर सिस्टम से हमने हीट एक्सट्रैक्ट करी है तो ये टर्म नेगेटिव आ जाएगी। du इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सिंपली अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पॉजिटिव आएगी, टेम्परेचर घटेगा तो नेगेटिव आएगी। एंड dw इज वर्क डन बाय दी गैस, तो अगर गैस एक्सपेंड होगी, गैस ने वर्क किया होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, गैस कंप्रेस होगी तो ये नेगेटिव आएगा। हाँ, केमिस्ट्री में तुमको फर्स्ट लॉ ऐसे पढ़ाया जाता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। तो तुम लोग समझते हो कि केमिस्ट्री का फर्स्ट लॉ अलग है और फिजिक्स का फर्स्ट लॉ अलग है, कैसा होता है? नहीं सर, No, sir. ऐसे क्यों पढ़ाया जाता है? वो DW के टर्म में बोला है। वहां पे W क्या होता है? वर्क डन, क्या? वर्क डन ऑन On गैस। ऑन गैस। ऑन द गैस। जब हम यहाँ पे W लिख रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार केमिस्ट्री में फर्स्ट लॉ अलग बता रहे हैं, फिजिक्स में अलग बता रहे हैं, तो अलग कुछ नहीं बता रहे हैं, बस W का मतलब वहां पे डिफरेंट है। हम जो W बोल रहे हैं वो जनरली हम W बोलते हैं वर्क डन बाय द गैस के लिए। जब केमिस्ट्री में ऐसे बताया जाता है तो ये जो W होता है, दिस इज वर्क डन ऑन द गैस। अभी यहाँ पहुंचे नहीं होगे ना केमिस्ट्री में? No, sir. चलो पहुंच जाओगे जल्दी। ठीक है, फिर हीट लॉस्ट बाय अ सिस्टम, वर्क डन ऑन अ सिस्टम एंड डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी आर टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, तो इसको, ये तो स्मॉल चेंज के लिए होता है, कभी कोई रिजल्ट डिराइव करना है तो हमें ये स्मॉल वाला फॉर्मूला लिखना पड़ता है। बाकी अगर हम जनरली बात करते हैं तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा क्यू इज नेट हीट सप्लाइड टू द गैस, डेल्टा यू इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डब्ल्यू इज वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, तो इसमें हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस या हीट सप्लाइड टू द गैस वो बात कर रहे हैं, तो जो गैस ने नेट हीट एब्जॉर्ब की वो। तो अब इस देखो, अब इसमें नया कुछ नहीं है, बस ये एक रिलेशन है। वर्क हमने निकालना सीखा, अलग अलग प्रोसेस के लिए, साइक्लिक प्रोसेस या कैसे भी प्रोसेस है उसके लिए हम वर्क निकालना जानते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा ही F/2 nR डेल्टा टी होता है। अब यहाँ पे एक और टर्म आ गई हीट, तो बस हम क्या करते हैं, इन तीनों को रिलेट कर देते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये एक फॉर्मूला है जो अब क्वेश्चंस में काम आएगा। वर्क वही पुराने तरीके से निकालेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी उसी पुराने तरीके से निकालेंगे, बस चेंज इन इंटरनल हीट सप्लाइड को इन दोनों से रिलेट करके क्वेश्चंस में अब पूछा जाता है। ठीक है, तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, लेकिन ऐसा कुछ मतलब बहुत ज्यादा इसमें नया कुछ वो करने का नहीं है, बस अब इसका एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन में क्या है, बस ये फॉर्मूला यूज करना है और वर्क और इंटरनल एनर्जी का चेंज वैसे ही निकालना है जैसा अभी तक हम निकालते आ रहे हैं। जैसे अभी एक क्वेश्चन है कि 1 gram of water at 100 degree Celsius is heated to convert it into steam at 100 degree Celsius and 1 atmospheric pressure। क्या 1 ग्राम वाटर था 100 डिग्री पर, इसको हीट किया स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। एक्चुअली अभी थोड़ा सा इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट आएगा जो फेस चेंज वगैरह का है, जो हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, बाद में जब पढ़ेंगे तो दोबारा रिवाइज करोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। फाइंड आउट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ वाटर। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। It is given that volume of 1 gram water at 100 degree Celsius 1 cc, cc मतलब is cubic centimeter या centimeter cube. Volume of 1 gram of steam is 1671 cc. Latent heat of vaporization देता है। अब देखो क्वेश्चन एक्चुअली वही है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो क्या पूछा हमसे, डेल्टा यू पूछा है। अब क्या करेंगे, वाटर जो था 100 डिग्री पर वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। जब वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है वहां पे लेटेंट हीट का यूज होता है। तो डेल्टा क्यू जो है ये क्या हो जाती है, m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो ये आगे हम पढ़ेंगे। बाकी जब कोई चीज, कोई भी मतलब सब्सटेंस फेस चेंज करता है तो वहां पर क्या होता है, लेटेंट हीट वर्ड यूज होती है।
और सेम फेज में अगर टेम्परेचर चेंज होता है वहां स्पेसिफिक हीट वर्ड यूज होता है। तो अभी बस इतना समझ लो कि डेल्टा क्यू जो है यहाँ पे फेज चेंज में क्या होता है, मास इनटू लेटेंट हीट। तो मास कितना है स्टीम का, 1 ग्राम, 1 ग्राम, तो ग्राम ये भी रहने देता हूं मैं, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है 540 कैलोरी पर ग्राम। ये ग्राम से ग्राम कट गया, तो ये आंसर आया कैलोरी में। और ये टर्म क्या बता रही है कि जो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करते हैं तो कितना, 4.2 से मल्टीप्लाई करते हैं इनटू 4.2 जूल, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो 54 इंटू 42, तो 54 इंटू 42 हमारे पास आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास, टू 168 जूल। दिस इज द डेल्टा क्यू। अब देखो वर्क, अब इसमें क्या हो रहा है, वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसे केस में हम जो वर्क लिखते हैं, एक्चुअली वर्क हम ऐसा मानते हैं जब कोई चीज ओपन में एक्सपेंड कर रही है तो हम मानते हैं एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट वर्क कर रही है वो चीज, और हम आइसोबैरिक प्रोसेस मान के चलते हैं। आइसोबैरिक क्यों, क्योंकि जितना प्रेशर एटमॉस्फेयर का है लगभग वही प्रेशर के अगेंस्ट वर्क हो रहा है। तो वर्क इसमें हम पी डेल्टा भी लगाते हैं, जहां पे पी क्या हो जाता है, पी एटमॉस्फेरिक इंटू डेल्टा, मतलब जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके अगेंस्ट वर्क कर रही है गैस। तो पी एटीएम कितना है, 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर को एसआई यूनिट में लिखेंगे तो 10⁵ हो जाएगा। डेल्टा वी, तो वॉल्यूम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर से 1671 हो गया, यानी चेंज कितना हुआ, 1670 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब मतलब 10⁻⁻6 मीटर क्यूब आ जाएगा। क्या रहेगा, 167 जूल, 167 जूल आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या लिखना था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू। तो 2168 माइनस 167, ये आ जाएगा 2001 जूल। कैलोरी में अगर करना है तो इसको 4.2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसका यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है हमने, इधर कैलोरी में निकाल रखा है। तो डेल्टा क्यू आ गया m इंटू एल, तो 540 कैलोरी आ गया। वर्क डन पी डेल्टा वी, यहाँ पे उसको कैलोरी में निकाला है तो 40 कैलोरी के आसपास आ गया ये, तो डेल्टा यू यहाँ से कैलोरी में आ गया, या इसको 4.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जूल में आ जाएगा। ठीक है, ये सही तो कैलकुलेशन नहीं, ये 167 आएगा ना, हाँ ठीक है, क्लियर है। यस Yes, sir. चलो, तो ये तो थोड़ा सा क्या है, ऐसा पॉइंट आ गया जो अभी अपन ने पढ़ा नहीं था। कई बार क्या होता है, वो चैप्टर पहले पढ़ते हैं, इसको बाद में पढ़ते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये आ गया। चलो, ये क्वेश्चन जो दिख रहा है स्क्रीन पे, इसको सॉल्व करो खुद से और देखो क्या आंसर आएगा। तो अब इसमें कॉन्सेप्ट वही लगाना है कि वर्क डन बाय गैस हम निकाल सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बता सकते हैं, और हीट जो है उसको कैसे हम रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और चीज का चलो यूज होगा। अच्छा, जो हीट है, हीट के बारे में क्या जानते हो? व्हाट डू यू नो अबाउट हीट? So it's energy. इट्स एनर्जी, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ठीक है, ये तो हो गया एक चीज, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और कुछ विशेष चीज हीट के बारे में? Can be transferred from one substance to another. कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर। ठीक है, किस कारण से ट्रांसफर होती है या फ्लो करती है हीट? टेम्परेचर टेम्परेचर डिफरेंस।
ठीक है ना, टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण हीट फ्लो करती है। तो देखो हीट के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी तो है, इट इज एनर्जी इन ट्रांजिएंट, मतलब एनर्जी इन फ्लो, एनर्जी विच फ्लोज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, उसको हीट बोला जाता है। हीट ऑफ बॉडी नहीं बोल सकते हम, ये नहीं बोल सकते इस बॉडी की हीट ज्यादा है, इस बॉडी की हीट कम। टेम्परेचर ज्यादा या कम बोला जाता है, और उस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी फ्लो करती है उसी को हीट बोला जाता है। ठीक है, तो एनर्जी विच फ्लोज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड हीट। और वो क्या होती है, एनर्जी इन फ्लो। तो बॉडी के अंदर जब आ जाती है वो हीट नहीं कहलाती, वो बॉडी की इंटरनल एनर्जी हो जाती है। जब तक वो फ्लो कर रही है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, उसको हीट बोलते हैं। अब यहां पे ये मैंने क्यों बताया, एक्चुअली कह रहे हैं यहां पे गैस को कंप्रेस कर दिया हमने। अब देखो कंप्रेस किया तो क्या हमने हीट सप्लाई की गैस को? दो सर। नहीं, हीट का मतलब होता है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एनर्जी का फ्लो होना। जैसे मैं इसको नीचे से हीट करता तो हीट सप्लाई होती, मैंने इसको कंप्रेस किया, यानी मैं इसमें वर्क करके इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं। और वेसल भी कैसा है, नॉन कंडक्टिंग, यानी सराउंडिंग से भी कोई एनर्जी का एक्सचेंज नहीं कर सकता हीट का। तो यहाँ पे हीट क्या हो जाएगी, हीट सप्लाई टू द गैस 0। हाँ, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, हीट सप्लाई टू द गैस 0 हो जाएगी। और फिर इसको सॉल्व करो और देखो क्या आंसर आएगा। तो देखो अब ये क्वेश्चन सिंपल है, क्योंकि अभी जो हमने इंफॉर्मेशन शेयर की कि यहाँ पे गैस को कंप्रेस करके उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण कोई एनर्जी फ्लो नहीं कर रही है, इसलिए डेल्टा क्यू शुड बी 0। अब डेल्टा क्यू, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डेल्टा यू क्यू इज डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू जो है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के बराबर है, जो कि 0 हो जाएगा। अब हमसे वर्क डन बाय गैस पूछा है, तो डब्ल्यू वर्क डन बाय गैस ही होती है, तो इट इज नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू। तो माइनस मोनोटॉमिक गैस है तो 3/2 एन आर डेल्टा टी। ठीक है, तो -3/2 एन, कितने मोल्स हैं गैस के, 2, आर दे रखा है 25/3, डेल्टा टी आ जाएगा 100, 3 से 3 कट गया, 2 से 2, तो ये आ जाएगा -2500 जूल। अब वर्क डन बाय दी गैस पूछा था, तो हमें साइन माइनस ही लगाना पड़ेगा। गैस कंप्रेस कर रहे हैं, तो कंप्रेस कर रहे हैं तो वैसे भी वर्क डन बाय गैस नेगेटिव आएगा। अगर वर्क डन ऑन दी गैस बोलते तो पॉजिटिव आंसर आ। तो यहाँ पे गलती कर दी थी तनिष्क और चिराग ने भी। ठीक है, तो वर्क डन बाय गैस इज -2500 जूल। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो अगला ये क्वेश्चन है, a sample of ideal gas, degrees of freedom is 5, is heated at constant pressure. If an amount 140 joule of heat is supplied to the gas, find the change in internal energy of the gas and work done by the gas. सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी आंसर आ जाना चाहिए इसका। चलो देखो, इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आइडियल गैस है, कांस्टेंट प्रेशर है, इतनी हीट सप्लाई की गई, डेल्टा क्यू दे रखा है हमें 140, और हमसे पूछा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क। तो डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में हमने देखा था डेल्टा यू को हम F/2 डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, है ना। F/2 nr डेल्टा टी होता है, और आइसोबैरिक का वर्क होता है nr डेल्टा टी। आ रहा है याद? यस सर। तो आसान हो गया, अब इधर पे रख दो। तो F/2 यानी कि 5/2 W प्लस W इज इक्वल टू 140। तो 7/2 W इज इक्वल टू 140, 7 से 140 कटा 20, W इज इक्वल टू 40 जूल। और W 40 होगा तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा,
140 माइनस डब्ल्यू 100। तो इतना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आया समझ? Yes, sir. चलो, अब जब भी हम साइक्लिक प्रोसेस की बात करते हैं वहां पर एक और टर्म यूज की जाती है, एफिशिएंसी ऑफ अ साइकिल। एक जितने भी अपने हीट इंजन है, जैसे गाड़ी का इंजन हो गया, ठीक है ना, अपनी बाइक का इंजन, कोई भी चीज है, वो सब इंजन जो है साइक्लिक प्रोसेस पे वर्क करते हैं और उनकी एक एफिशिएंसी की हम बात करते हैं। एफिशिएंसी मतलब हम उसमें जितना इनपुट दे रहे हैं, जैसे फ्यूल हो गया या पावर दे रहे हैं, उसमें से कितना आउटपुट हमें मिलता है। तो एफिशिएंसी कैसे डिफाइन की जाती है किसी भी साइक्लिक प्रोसेस की? इट इज दी टोटल मैकेनिकल वर्क डन बाय द गैस इन द होल प्रोसेस डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस। देखो क्या हो रहा है, हमने गैस को हीट सप्लाई की, ठीक है, गैस को हीट सप्लाई की, गैस ने कुछ वर्क किया लेकिन कुछ हीट उसने सराउंडिंग में फेंक दी। तो जो फेंक दी वो तो वेस्ट है। जैसे हमने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, इंजन अब वर्क कर रहा है, अब गाड़ी गर्म हो गई, गाड़ी ने बहुत साउंड प्रोड्यूस किया, तो ये तो वेस्टेज है एनर्जी का, हम ये नहीं चाह रहे। गाड़ी जो चली वो यूजफुल वर्क है। तो गाड़ी का चलना डिवाइडेड बाय जितनी एनर्जी उसमें दी गई, जो वेस्टेज हो गई वही एफिशिएंसी को क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, टोटल मैकेनिकल वर्क डन बाय द गैस इन द होल प्रोसेस डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस। इसमें क्या लेना, ओनली पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव मतलब जो हीट गैस को सप्लाई की गई है, जो गैस ने रिजेक्ट कर दी सराउंडिंग में, उसको नहीं देखना है हमको। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? तो वर्क साइक्लिक प्रोसेस का एरिया से भी निकाल सकते हैं, एरिया अंडर साइकिल इन पीवी कर्व डिवाइडेड बाय हीट इंजेक्टेड इनटू द सिस्टम। तो जो हीट एब्जॉर्ब की गैस ने या इंजेक्ट की गैस में, ठीक है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं W बाय Q1। अगर Q1 यहां पे हम मान रहे हैं हीट इंजेक्टेड, Q1 इज हीट इंजेक्टेड एंड Q2 इज हीट रिजेक्टेड। तो बेसिकली साइक्लिक प्रोसेस है, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W होगा। अब साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा U 0 हो जाता है, तो वर्क को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा Q। डेल्टा Q क्या होता है, नेट हीट सप्लाई टू द गैस। तो अगर Q1 हीट गैस को सप्लाई की और Q2 उसने सराउंडिंग में भेज दी वापस, तो नेट कितनी हीट सप्लाई की हमने, Q1 माइनस Q2। तो दिस इज द नेट हीट सप्लाई टू द गैस, Q1 माइनस Q2 बाय Q1। और इसको देखें तो 1 माइनस Q2 बाय Q1 ऐसे लिख सकते हैं हीट इंजन के लिए। और एक स्पेशल साइकिल होती है, इसको बोलते हैं कार्नोट साइकिल, वो आगे अपन देखेंगे। तो उसमें Q2 बाय Q1 जो है T2 बाय T1 के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने बस बता दिया इन्फॉर्मेशन के लिए। तो एफिशिएंसी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, हीट मतलब वर्क डन बाय द गैस, गैस ने कितना वर्क किया डिवाइडेड बाय उसको कितनी हीट इंजेक्ट की गई। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ Q लेनी है उसमें सिर्फ हमें, तो वो इस तरह से लिख सकते हैं W बाय Q1 या Q1 माइनस Q2 बाय Q1। अब हमें एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, n moles of a diatomic gas has undergone a cyclic process ABC as shown. Temperature at A is T0, A का टेम्परेचर दे रखा है T0। फाइंड वॉल्यूम एट C, सबसे पहले वॉल्यूम एट C की बात कर रहे हैं। अब देखो वॉल्यूम एट C कैसे निकालोगे, तो यहां पर अब हम देखें तो पीवी ग्राफ में ये स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो AC वाली लाइन है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ध्यान रखना ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है भाई, पीवी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आइसोथर्मल नहीं देता, और ये कोई भी प्रोसेस नहीं है आइसोकोरिक आइसोबारिक वगैरह। तो सी का टेम्परेचर, सॉरी वॉल्यूम कैसे आएगा, तो कई बार क्या होता है हम सिर्फ प्रोसेस सोचते रहते हैं, प्रोसेस नहीं सोचना, कई बार फिगर को देखना है, मैथमेटिक्स का भी यूज करना है, जैसे एरिया का हम यूज करते हैं। ऐसे ही यहां पर हमको सी का वॉल्यूम चाहिए, तो किसी प्रोसेस से नहीं आएगा कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। नहीं, ये किससे निकाल सकते हैं हम, सिमिलर ट्राइंगल से निकाल सकते हैं, स्लोप से निकाल सकते हैं। मान लो ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो कई बार ऐसी सीधी सीधी लाइनें होती हैं, वहां फिजिक्स नहीं लगती, मैथ्स लगती है। तो मैं क्या बोल सकता हूं फर्स्ट पार्ट के लिए कि भैया tan थीटा जो है, अब इस पूरे बड़े ट्राइंगल को देखूं तो वो हो जाएगा ये वाली हाइट 2P0 अपॉन वॉल्यूम C का, ये जो V बोला हुआ है। और छोटे ट्राइंगल से देखो तो वो हो जाएगा P0 बाय V0। तो यहां से हम देखें तो P0 से P0 कट जाएगा, तो V इज इक्वल टू 2V0 आ जाएगा।
तो दिस इज द वॉल्यूम एट सी। ठीक है, तो ध्यान रखना है हर जगह जरूरी नहीं प्रोसेस ही काम आए, थोड़ा आउट ऑफ द वे भी हमें सोचना पड़ सकता है, एग्जामिनर वैसा क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। अब पूछा है मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा। अब देखो ए का टेम्परेचर टी नॉट दिया हुआ है, ए से बी जा रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर का क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा, है ना। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर डबल हो गया, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर डबल हो गया तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा। यस। यहां का टेम्परेचर 2T नॉट। फिर ऐसे कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर फिर बढ़ेगा। यस। वॉल्यूम अब कितना हो गया, ये फिर से डबल हो गया, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा फिर से डबल। डबल। किसका डबल, 2T नॉट का, तो हो जाएगा 4T नॉट। और फिर हम देखें सी से ए जा रहे हैं, प्रेशर भी कम हो रहा है, वॉल्यूम भी कम हो रहा है, तो दोनों ही कम हो रहे हैं तो टेम्परेचर भी कम होगा। यस सर। यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर कहां का होगा, सी का। इसका बी का, सी। सी का। ए से बी भी बढ़ा, बी से सी भी बढ़ा, तो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा टेम्परेचर एट सी, दैट इज 4T नॉट। फिर थर्ड पार्ट में पूछा है टोटल हीट गिवन टू दी गैस। तो टोटल हीट मतलब पॉजिटिव भी निकालनी है, उसमें नेगेटिव भी बतानी है हमको। तो टोटल हीट गिवन टू दी गैस यानी कि डेल्टा क्यू। अब देखो एक तो ये होता है कि मैं इसमें अलग अलग प्रोसेस का होता है, मैं सीधे बोल सकता हूँ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू होगा, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू 0 होता है। Yes, sir. और डब्ल्यू में एरिया से निकाल सकता हूँ, पीवी ग्राफ है एरिया, तो ट्राइंगल का एरिया हाफ पी नॉट वी नॉट, और क्लॉकवाइज साइकिल है तो पॉजिटिव आ जाएगा। यस। So this is the total heat given to the gas. Is heat rejected by the gas? If yes, how much heat is rejected? Rejected मतलब क्या किसी पार्ट में हीट नेगेटिव भी है। अच्छा चलो अपन अलग अलग बात करते हैं। ए बी में कैसी हीट आएगी, ए बी में हीट पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ए बी में वर्क कितना है, ए बी में वर्क कितना होगा, 0। 0। और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेल्टा यू पॉजिटिव होगा, है ना। Yes, sir. यस सर। Q in AB is पॉजिटिव, और मैं सिर्फ साइन की बात कर रहा हूं। BC में वर्क पॉजिटिव होगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, और डेल्टा यू भी पॉजिटिव होगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसमें भी हीट पॉजिटिव आएगी। यस। तो किसमें नेगेटिव आएगी, सी ए में देखेंगे वॉल्यूम घट रहा है तो वर्क नेगेटिव, टेम्परेचर कम हो रहा है तो डेल्टा यू भी नेगेटिव, तो इसमें नेगेटिव आएगी। तो इज हीट रिजेक्टेड बाय द गैस, यस। किस प्रोसेस में, सी, यहां पे एब्जॉर्ब हो रही है हीट, यहां पे भी एब्जॉर्ब हो रही है, और यहां पे रिजेक्ट हो रही है। बेसिकली हम Q1 जो बोलते थे वो Q1 हो जाएगा QAB प्लस QBC, और जो Q2 बोलते थे वो जाएगा Q ऑफ CA। अब हमें रिजेक्टेड वाली हीट बतानी है। तो देखो एक तो है कि हम CA वाले प्रोसेस से डेल्टा यू निकाल दें, या बेटर है हम Q1 निकाल लें, क्योंकि हमें डेल्टा क्यू पता है। डेल्टा क्यू क्या होता है, Q1 माइनस Q2। ठीक है, तो Q1 जो है वो आ जाएगा Q इन AB प्लस Q इन BC, या हम इस ABC प्रोसेस का बोल सकते हैं डेल्टा Q इन ABC, क्या रहेगा डेल्टा U प्लस W, किस प्रोसेस का, ABC। अब डेल्टा U में तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट देखनी है, कैसी कैसे डायटोमिक, तो 5/2 NR, फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया, C का 4T नॉट माइनस T नॉट। वर्क AB में तो 0 आएगा, है ना, और BC में आइसोथर्मल है तो NR डेल्टा T, तो 4T नॉट माइनस 2T नॉट। तो ये आ गया हमारे पास 5 into 3, 15/2 NRT नॉट प्लस ये आ जाएगा 2 NRT नॉट।
यानी कि 19/2 nRT नॉट, दिस इज दी Q1। और डेल्टा Q जो था ये था Q1 माइनस Q2, डेल्टा Q इज Q1 माइनस Q2 विच इज हाफ P नॉट V नॉट, इसको भी nRT नॉट की टर्म में लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो हाफ nRT नॉट, या इसको P नॉट V नॉट लिख दो, एक काम करो, ठीक है इसको छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास हाफ P नॉट V नॉट। अब Q1 जो है वो है 19/2, nRT नॉट को P नॉट V नॉट लिख सकते हैं, माइनस Q2 इज इक्वल टू हाफ P नॉट V नॉट। तो Q2 कितना आ जाएगा, तो 19/2 माइनस 1/2, 18/2, 9 P नॉट V नॉट, ठीक है। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. अब पूछा है एफिशिएंसी, चलो ये मैं यही बताता हूँ। तो एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क डन अपॉन Q1। तो वर्क डन तो हाफ P नॉट V नॉट, ये एरिया के बराबर, और Q1 हीट इंजेक्टेड 19/2 P नॉट V नॉट, तो ये आ जाएगा 1/19। ये हो जाती है फ्रैक्शन में, और अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाती है। तो 100/19%, दिस इज द एफिशिएंसी, लगभग 5% के आसपास। तो ऐसे एफिशिएंसी कई बार पूछ ली जाती है। तो एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन बाय द गैस डिवाइडेड बाय हीट इंजेक्टेड इनटू द गैस। हीट इंजेक्टेड मतलब उस प्रोसेस की हीट लेनी है सिर्फ जिसमें गैस को हीट सप्लाई की गई है, गैस ने हीट रिजेक्ट की है, वो प्रोसेस नहीं देखना है। आया समझिए? Yes. Yes. चलो तो आज इतना ही करते हैं।